नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब सहित कई राज्यों के आंकड़े तो लोगों को डराने लगे हैं। हालांकि कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरे देश में तेजी से चल रहा है, लेकिन इन सबके बीच कोरोना की इस नई लहर की वजह से कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है, तो कई शहरों में नाइट कर्फ्यू के कारण सन्नाटा पसरा हुआ है। यूपी में ऐसे हालात ना हो, इसके लिए योगी सरकार हर संभव कदम उठा रही है। कोरोना काल में जिस तरह से योगी सरकार ने संक्रमण से निपटने को लेकर कारगर कदम उठाए थे, उसकी पूरी दुनिया ने खूब तारीफ की थी। यूपी में डर इस बात का भी है क्योंकि होली का त्योहार है ही, और साथ ही साथ प्रदेश में जल्द ही गांव की सरकार बनाने के लिए पंचायत के चुनाव भी हैं, जिसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है। तो राज्य सरकार की तरफ से सभी जिलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर भीड़भाड़ वाली जगहों पर रैंडम टेस्टिंग जैसे कदम उठाने को लेकर भी निर्देश दिया गया है। पंचायत चुनाव और होली को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। तो अगले आधे घंटे हम करेंगे इसी विषय पर चर्चा कि आखिर एक तरफ कोरोना की लहर तेजी से फैल रही है, उत्तर प्रदेश में क्या इंतजाम किए गए हैं, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव और उसको लेकर गाइडलाइंस, क्योंकि चुनाव में अक्सर ही चुनौती रहती है कि किस तरह से भीड़ भाड़ कम हो और चुनाव को सही तरीके से इस कोरोना काल में संपन्न कराया जाए। तो चुनौती भी कही जा सकती है राज्य सरकार के लिए। कैसे निपटना है, इसको लेकर तैयारियां भी है, गाइडलाइंस बाकायदा राज्य सरकारों ने जारी की हैं। तो कोरोना से आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र और पंजाब में जिस तरह से स्थिति खराब होती जा रही है, उसने सबको चिंता में डाल दिया है। तो इस पर हम चर्चा करें, उससे पहले कुछ सवाल आज के हैं वो आपको बता देते हैं। पहला सवाल हमारे यह कि क्या लोगों के अंदर से खत्म हो गया है कोरोना का डर, क्योंकि कई लोग अभी भी लापरवाहियां बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा यह है कि वैक्सीन तो आ गई, क्या सावधानी बरतना लोग भूल गए हैं क्या? तीसरा सवाल यह है कि जरा सी लापरवाही कहीं आप ही पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि कोरोना न जात देखता है, मजहब देखता है, गरीब अमीर नहीं देखता है, सब पर कोरोना का कहर पड़ता है, इसीलिए लापरवाही न बरतें। चौथा सवाल हमारा यह है कि कोरोना का कब होगा खात्मा? वैक्सीन आ गई है, उसके बाद ये उम्मीद थी कि कोरोना की लहर कम होगी और धीरे धीरे ये संक्रमण से देश मुक्त होगा, लेकिन जिस तरह से मामले तेजी से फैल रहे हैं, उसने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज जिस तरह से कोरोना की लहर तेजी से फैल रही है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी जो चुनाव है पंचायत के, उसको लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ऐसे में तैयारियां क्या हैं और कोरोना को लेकर क्या सावधानियां आपको बरतनी है, शुरुआत करते हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजीव हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। इसके अलावा हमारे संवाददाता लखनऊ से अवनीश कुमार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अवनीश, आपके पास आता हूं सबसे पहले मैं, क्योंकि कोरोना काल है और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से परिस्थितियां महाराष्ट्र, पंजाब और बाकी राज्यों में बिगड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में क्या तैयारियां, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी हैं और उसको लेकर सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है? क्योंकि एक चुनौती मानते हैं आप सरकार के लिए इस वक्त, क्योंकि दोनों ही तरफ से, एक तरफ तो कोरोना का कहर चल ही रहा था और इस बीच चुनाव संपन्न कराना कितना चैलेंजिंग है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण कई राज्यों में फैल रहा है, उसी तरीके का अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो संक्रमितों की संख्या है वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर पिछले एक हफ्ते के रिकॉर्ड को उठा के देखा जाए तो अन्य दिनों की तुलना में वो कई गुना बढ़ चुकी है। तो इसको लेकर राज्य सरकार ने चिंता जाहिर की है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर चिंता जाहिर की है। और खासतौर पर दो चैलेंज है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने। सबसे पहला चैलेंज है वो होली का पर्व है, दूसरा चैलेंज है वो पंचायत चुनाव है। हालांकि पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी किया है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी होली और पंचायत चुनाव के लिए अपनी तरफ से भी गाइडलाइन जारी कर दिया है। तो दोनों गाइडलाइन में साफ है कि किसी तरीके से मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होगा उसकी अनुमति लेनी होगी। सार्वजनिक कार्यक्रम में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल से छोटा बच्चा नहीं जा सकता है। सार्वजनिक कार्यक्रम में कितने लोग पहुंचेंगे, उनके लिए मास्क की क्या व्यवस्था है, कितने लोगों को सैनिटाइज करना है,
है, ऑक्सीमीटर की व्यवस्था और थर्मामीटर की जो व्यवस्था, तो थर्मल स्कैनर की व्यवस्था, तो कुल मिलाकर सारी व्यवस्थाओं को रखना होगा और पूरा एक लिखित रिपोर्ट देनी होगी संबंधित थाने को अनुमति लेने के लिए कि उनके पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए। तो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो या भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक जगह हो, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है और ये करवाना पुलिस फोर्स का काम है। तो ऐसे में पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस के कर्मचारी होंगे, उनको निर्देश जारी किया गया है कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमता है तो कहीं न कहीं उसकी रोकथाम की जाए और उसको जागरूक करने का काम किया जाए। तो ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी किया है और पंचायत चुनाव को लेकर क्या नियम कायदे होंगे और उसमें किस तरीके से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, इसकी एक पूरी रूपरेखा रखी है। जो सबसे बड़ी अहम बिंदु है उसमें यह है कि अगर कोई भी प्रत्याशी कोरोना संक्रमित होता है तो वह मतदान भी कर सकता है, वो नामांकन भी कर सकता है। नामांकन करने के समय वह अपने प्रस्तावक को रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेजेगा और अपने न आने की सूचना देगा और मेडिकल रिपोर्ट दिखाएगा। उसके बाद उस प्रत्याशी का नामांकन स्वीकार कर लिया जाएगा और मतदान के दिन अगर प्रत्याशी किसी प्रकार से कोरोना के संक्रमण में आता है, वो आइसोलेट रहता है, तो उसके आने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जब मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो सबसे अंतिम में उस व्यक्ति को समय दिया जाएगा जो कोरोना संक्रमित है। जो कोरोना संक्रमित प्रत्याशी आएगा वो अपना वोट डालेगा, लेकिन ऐसे में सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है कि वो पीपीई किट पीठासीन अधिकारी को दें। पीठासीन अधिकारी पीपीई किट पहनेंगे, वहां के कर्मचारी पीपीई किट पहनेंगे, उसके बाद उस कोरोना संक्रमित प्रत्याशी को अंदर लाया जाएगा, उसके बाद ही वो वोट दे सकता है। तो ऐसे में पूरी व्यवस्था रखी गई है और साफ कहा गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि जो भी मतदान केंद्र होंगे वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो भी मतदाता आएगा सबसे पहले उसका थर्मल स्कैनर से स्कैनिंग होगा। है कि क्या हम धीरे धीरे इन चीजों को भूलते जा रहे हैं? आप बने रहेगा मेरे साथ, डॉक्टर राजीव भी मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे कि अवनीश भी बता रहे थे कि नियम बहुत हैं, नियम हमने खुद देखे सर, 1 साल पहले भी हमने देखा था वो दौर जब जनता कर्फ्यू लगा था और लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे हमने देखा कि देश किस परिस्थिति में आया है। लेकिन अचानक से जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र देख रहे हैं, पंजाब देख रहे हैं, दिल्ली में हम देख रहे हैं, लगातार कई राज्यों में ऐसी स्थितियां आ गई हैं। महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन तक लगा दिया कई जगहों पर और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वजह क्या मानते हैं आप अचानक से इन मामलों के बढ़ने के पीछे? इसके पीछे लोगों की लापरवाही है। लोग जो है प्रिकॉशंस नहीं रख रहे हैं जी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जिस कड़ाई से हमने पहले लॉकडाउन में किया था वो हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमें सारी सावधानियों को बरतते हुए अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर से जरूर पालन करना है जी। हमें ये नहीं भूलना है कि कोरोना अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। अगर वैक्सीन आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार के नियमों और निर्देशों को भूल जाएं जी। हाँ, सबसे पहले है अपनी सुरक्षा, उसके बाद अपने परिवार की सुरक्षा। जितना हो सके आप अवॉइड करिए भीड़ भाड़ में जाना, किसी बड़े गेट टुगेदर में जाना, और जहाँ तक हो सके घर पे बैठ के अगर आपका काम घर से हो सकता है तो उसको करने की कोशिश करिए। और मास्क जरूर से जरूर लगाइए और सैनिटाइजर का प्रयोग जो सरकार की गाइडलाइन द्वारा किया गया है, जो हमारे सरकार द्वारा बनाया गया है कि हमें कम से कम जो है जहाँ कहीं भीड़ में अगर जाना भी पड़ रहा है तो एक आवश्यक दूरी बना के हमें उसको पालन करना है जी, ताकि हम इससे बच सकें। यही एक तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग वैक्सीन के अलावा भी। और सरकार ने आज ही नई गाइडलाइन जारी की है कि 45 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है उन्हें अवश्य से अवश्य अपने अगल बगल के स्वास्थ्य केंद्र पे जाके जल्द से जल्द वैक्सीन लेके अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहिए। लेकिन वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना से बच गए हैं। हाँ, हो सकता है कि कोरोना का संक्रमण जो जिस तेजी से विदाउट वैक्सीन वाले पर्सन में फैलेगा, उसमें वैक्सीन लगने के बाद वो संक्रामकता नहीं देखी जा रही है। संक्रामकता जरूर आएगी, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी के ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि वैक्सीन कई लोगों ने लगवाई, उनकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि इन बातों की ज्यादा पुष्टि हो नहीं पाई, एक अफवाह की तरह निकली बातें, लेकिन लोगों के मन में डर बैठ गया था। कई लोग वैक्सीन लगाने से इसलिए भी डर रहे हैं कि उनको बहुत सारी बीमारियां हैं, क्या वो वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं। कुछ लोगों के मन में ये भ्रम फैला हुआ है कि कुछ लोग वैक्सीन लगवाने के बाद बीमार हो गए हैं। तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई इससे दिक्कत नहीं है? उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जिनके मन में डर है अभी भी, जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं?
देखिए इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। आप अगर गाइडलाइन उठा के देखेंगे कि दुनिया की ऐसी कोई वैक्सीन नहीं जिसके साइड इफेक्ट ना हो जी। हर वैक्सीन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट अवश्य होता है। उसी प्रकार से इस वैक्सीन का भी कुछ साइड इफेक्ट है, लेकिन हमें कुछ सावधानियां रखनी है। सावधानियां का मतलब ये है कि अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा 1-2-4 दिन बाद आपको बुखार या कोई इन्फेक्शन ऐसा लग रहा है, कोई आपको नजला जुकाम हो रखा है, तो आप 2-4 दिन अवॉइड करिए इंजेक्शन को। आप 2-4 दिन बाद चले जाइए, क्योंकि हर नजदीकी केंद्र पे सरकार ने व्यवस्था कर रखी है वैक्सीन की। आप वैक्सीन अवश्य लगवाइए। और बाय द वे, अगर इस दौरान आपको वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम आती है, जो देखने में सबसे कॉमन मिला है वो है पेशेंट को बुखार आ जा रहा है। पेशेंट को बुखार का मतलब जो वैक्सीन ले रहा है उसको सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम आ रहा है वो है फीवर। तो फीवर से बचने के लिए पैरासीटामोल एक बहुत ही रिकमेंडेड दवाई है। तो मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगा कि आप वैक्सीन लगाने से कम आधे घंटे पहले अगर पैरासीटामोल ले लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगले 2 दिन तक आप पैरासीटामोल लेते रहिए। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी हर वैक्सीन के पास जहाँ भी वैक्सीन लग रही है वहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है। आप वहाँ पर आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन, किसी न किसी के स्वास्थ्य कर्मी के अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे। उसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर उस दौरान कोई रिएक्शन ऐसा सच होता है जो कि देखने में बहुत रेयर मिल रहा है, रेयर का मतलब मैं खुद सहारा अस्पताल में हूँ, मैंने खुद अपना वैक्सीनेशन कराया था। मेरी जानकारी में वहाँ पर करीब 1200 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। हमने प्रथम दौर में ही वैक्सीन करवाया था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। जो थोड़ा बहुत देखने में आया है, किसी किसी को सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं, किसी किसी को कम सिम्टम्स आ रहे हैं। वही डर है डॉक्टर राजीव, वही डर है लोगों के अंदर कि जब लोगों को वैक्सीन लगती है उसके ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है आधे घंटे, उस समय तो कोई उन्हें शिकायत नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन घर जाने के बाद या मैं कहूं कि शाम तक या दूसरे दिन तक उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें आने लगती, जैसे कि घबराहट होना, जैसे कि बुखार आना। तो यही शंका, यही डर लोगों के मन में बैठा हुआ है, कहीं ये खतरनाक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल खतरनाक नहीं है। सरकार आपसे अगले दिन तक आपको फॉलो अप करती रहती है। फॉलो अप का मतलब आपसे टोल फ्री नंबर द्वारा अवश्य फोन करके पूछा जाएगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। इस दौरान अगर कोई दिक्कत लगती है या आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, ज्यादा दिक्कत का मतलब अगर आपको वोमिटिंग हो रही है, किसी किसी पेशेंट में देखा गया है कि उनको लूज मोशंस हो जा रहे हैं, उनको डायरिया हो जा रहा है, अगर ज्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं, ज्यादा वीकनेस लग रही है, तो आप अपने निकटतम किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाके भर्ती हो सकते हैं, या अपने निजी चिकित्सक से आप तुरंत टेलीफोन पे या वहाँ पास में जाके तुरंत सहायता ले सकते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हर वैक्सीन का कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होता है, जस्ट लाइक ये कोविड वैक्सीन का भी उसी तरीके से साइड इफेक्ट है जी। तो उसमें घबराना तो है ही नहीं। ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास, खास करके हमारे विकासशील देश भारत जैसे, ये हमारा सौभाग्य है कि इतनी जल्दी हमें वैक्सीन मिल गई। ये हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, हमारे देश के लिए एक गौरव की बात है। आप कंपेरेटिवली हमारे समतुल्य जो भी देश हैं, आप वहाँ से अगर कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ से ज़्यादा तेज़ी से वैक्सीनेशन हमारे देश में हो रहा है जी। तो ये हमारे लिए, हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। इससे हम बहुत जल्दी से जल्दी सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन सुरक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि हमें सावधानियों को भूल जाना है। जो सावधानियां, जो प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो हमें रेगुलरली टाइम टू टाइम पालन करना ही करना है। ये नहीं भूलना है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, उसमें कोई भी कभी सरकार ने ढिलाई दी है। ये बिल्कुल मत भूल जाइए कि वैक्सीन लगा के आप पूरी तरीके से इम्यूनाइज हो गए हैं, क्योंकि देखने में यह आया है कि जो एंटीबॉडीज बनती हैं, जिससे बीमारी से लड़ने की क्षमता शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, उसका जो मिनिमम गाइडलाइन है वो करीब 1 हफ्ते से लेके अगले 30 दिन तक। जरूरी नहीं कि 1 हफ्ते के अंदर आपके अंदर वो एंटीबॉडीज बन जाए, अगले 30 दिन का भी समय लग सकता है ना। तो हो सकता है कि इन्फेक्शन आपको हो, आपके अंदर कोरोना आ गया हो, लेकिन उसकी संक्रामकता जो वैक्सीन वाले जो वैक्सीन जो ऑलरेडी ग्रहण ले चुके हैं, उनमें संक्रामकता कंपैरेटिवली जो नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन है उसमें उससे कम देखी गई है। इसलिए वैक्सीन जितनी जल्दी से जल्दी हम आसपास के स्वास्थ्य केंद्र में जाके लगवा लें तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, ये मैं समझना चाह रहा था आपसे, बहुत सारे लोगों का सवाल भी था कि पहले जो कोरोना की लहर आई थी उस समय हमने देखा कि पूरा देश थम गया था, लेकिन बीच में कोरोना की रफ्तार कम हुई और उसके बाद वैक्सीन आई। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा वैक्सीन आने के बाद।
तो लोगों के मन में ये था कि भाई वैक्सीन तो आ गई है, हम अब खुलेआम घूम सकते हैं। और मैंने तो देखा भी है कि बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग इस तरह से घूम रहे हैं। क्या ये भी एक वजह आप मानते हैं इन संक्रमण के बढ़ने की, जो केसेस बढ़ रहे हैं बाकी राज्यों में? चलिए डॉक्टर साहब से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अवनीश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए बहुत सारे कदम उठाए और हमने देखा कि समय समय पर योगी सरकार की तारीफ भी हुई कि किस तरह से उन्होंने कोरोना को कंट्रोल किया और गाइडलाइंस का पालन करवाया लोगों से। और टेस्टिंग के मामले भी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है। अभी पंचायत चुनाव को लेकर जो प्रत्याशियों में एक प्रचार को लेकर सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि कोई भी चुनाव हो, छोटा या बड़ा हो, प्रत्याशी को प्रचार करना होता है। और ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जो प्रचार पहले हो रहा था उसी तरह से हो पाएगा, या फिर उसमें भी कोई सख्ती बरती गई है, उसके लिए भी कोई गाइडलाइंस जारी की गई है? देखिए, चुनाव प्रचार के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है और उस गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि जो भी प्रत्याशी होगा उसके साथ सिर्फ 5 व्यक्ति ही घर घर डोर टू डोर जाकर वो अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और सभी जो 5 व्यक्ति होंगे उनको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ऐसे में सभी विकास खंडों पे एक डॉक्टर्स की भी नियुक्ति की गई है, जो उस विकास खंड के नोडल अफसर होंगे और इस पूरी प्रक्रिया पर निगरानी भी रखेंगे और इसमें जिला प्रशासन के लोगों की भी भूमिका होगी। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के लिए जो गाइडलाइन है वो तैयार कर दिया गया है और साफ तौर पे कहा गया है कि प्रचार प्रसार पहले जिस तरीके से देखा जाता था कि अमूमन एक भीड़ होती थी प्रत्याशी के साथ, वह घर घर जाती थी, कई सभाएं करती थी और लोगों के बीच जाना आना होता था, लेकिन इस बार फिलहाल सख्ती बरती गई है और एक प्रत्याशी के साथ 5 लोग ही किसी के घर जाकर प्रसार कर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना का जो संक्रमण है उसकी रोकथाम के लिए, लोगों के बचाव के लिए यह कदम उठाया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि पूरे मामले की मॉनिटरिंग जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे, उनके जिला प्रशासन के लोग अलग अलग गांव में निगरानी करेंगे। सभी विकास खंडों पे जो नोडल अफसर तैनात किया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, वो सभी की निगरानी करेगा। और खास बात यह है कि अगर कोई भी कोरोना संक्रमित मिलता है या बाहरी राज्य से कोई भी आता है, जो अमूमन देखा जाता है कि पंचायत चुनाव में गांव के अंदर जो भी लोग बाहरी वोटर होते हैं वो अपने गांव के लौटते हैं ताकि वह मतदान का हिस्सा बन पाए, और उस हिस्सा लेने में लोग बाहरी लोग भी आएंगे, अन्य राज्यों से आएंगे, तो उनकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। उनके जो भी आएगा उसकी सूची उस विकास खंड को भेजी जाएगी। विकास खंड से फिर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, पुलिस कर्मचारियों के माध्यम से वह घर घर पहुंचेंगे और उनके स्वास्थ्य का हाल भी लेंगे कि किस तरीके का, अगर कोई भी संक्रमण पाया जाता है तो उसकी पूरी RT-PCR जांच करवाई जाएगी और उनको आइसोलेट किया जाएगा। उनके संपर्क में जितने लोग आएंगे उनको भी मॉनिटर की जाएगी। तो इस तरीके की पूरी व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बनाई गई है और राज्य सरकार ने भी उसको अपने गाइडलाइन में शामिल करते हुए साफ किया है कि जो भी विकास खंड है वहां पे नोडल अफसर की तैनाती होगी, वहां पुलिस कर्मचारी और राजस्व विभाग के जितने भी कर्मचारी होंगे उनकी जिम्मेदारी होगी कि घर घर कौन आ रहा है, बाहरी राज्य से कितने लोग आए हैं, उनकी विशेष तौर पे मॉनिटरिंग की जाए। बिल्कुल, ये मॉनिटरिंग की जाए और इसीलिए लगातार अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए थे और उसका पालन किस तरह से करवाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में समय समय पर हमने देखा। डॉक्टर राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि पहली जो कोरोना की पहली जिस तरह से हमने देखा था कि लगातार एक वेव आई थी, उसके बाद ये लग रहा था कि पता नहीं कहाँ जाकर ये थमेगी, लेकिन धीरे धीरे हमने सख्ती दिखाई, सरकारों ने सख्ती दिखाई और लोगों ने कई चीज़ों का पालन किया। लेकिन धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि 1 साल बाद फिर से लापरवाहियां बहुत सारी हो रही हैं। वैक्सीनेशन को लेकर मेरा सवाल था और दूसरा सवाल मेरा ये था कि पहले की अपेक्षा जो दूसरी वेव अभी आ रही है, जो बाकी राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है। और एक सवाल और डॉक्टर साहब इसी में मैं जोड़ना चाहता हूँ, कुछ लोग दूर दराज गाँव में रहते हैं, कई लोगों से जब बातचीत होती है तो उनका यही कहना होता है कि भाई हम ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते हैं, हम बाहर नहीं जाते हैं, तो हम लोग वैक्सीन क्यों लगवाएं, फिर हमें तो कोई ज़रूरत है नहीं, ना हम सोशल गैदरिंग में शामिल होते हैं, ना ज़्यादा लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या उन लोगों को भी वैक्सीन लगानी चाहिए क्या? क्योंकि गांव में अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है। वैक्सीन जस्ट लाइक जैसे हमारे सरकार ने जी हाँ, तो वैक्सीन तो सबको लगवानी है क्योंकि हर स्वास्थ्य केंद्र में CSC से लेकर PSC लेवल तक सरकार ने वैक्सीन की व्यवस्था कर रखी है। जी, तो हमें जितनी सी जल्द से जल्द हो सके अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्र में जाके वैक्सीन का लाभ लेना चाहिए। देखिए, ग्राम पंचायतों में, गांव में ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा घर में रहेंगे जी। अभी आने वाले समय में होली का त्योहार आ रहा है, तो होली के त्योहार में
जी। उसमें तो आप कितना भी अपना बचाव करेंगे, उसमें न चाहते हुए भी आपको एक सोशल गैदरिंग में जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ अगर आप जाते हैं तो वहाँ जाइए, आप अवश्य होली के त्योहार का आनंद लीजिए, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। हो सके जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वैक्सीन लगा लीजिए, घबराइए नहीं। वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। सरकार ने इसे अपने हर मानकों से, हर दृष्टिकोण से जांच करके ही आम आदमी के लिए ये जारी किया है जी। तो जितनी जल्दी हो सके अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्र में जाके वैक्सीन का लाभ लें और इस कोरोना के संक्रमण को कम से कम होने में देश की मदद करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सावधानियों को भूल जाएं। मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइज अपने आप को कंटिन्यूअस करते रहें और भीड़ भाड़ से बचें। जब तक आवश्यक ना हो, बहुत ज़रूरी काम के लिए घर से ना निकलें। घर से ही अगर जो काम हो सकता है उसे करने का प्रयास करें। अपने बच्चों को घर में खास करके बुजुर्गों का ख्याल रखें, उन्हें बाहर ना निकलने दें। उनसे कहें कि जो आवश्यकता है, अगर हो सकता है घर पे उनको वहीं पर मदद मिल जाए तो वहीं पर मदद करने की कोशिश करें। ठीक। और पिछली बार की तुलना में हमारी तैयारियां इस बार बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी का मतलब जब पहली बार ये संक्रमण आया था तो हमारी तैयारियां उतनी अच्छी नहीं थी। कंपैरेटिवली इस बार हम पूरी तरीके से तैनात हैं। हमारी पूरी टीम, कोविड की टीम, हमारे डॉक्टर्स की टीम और हमारा स्टाफ, कोविड हॉस्पिटल, मशीनरी उसके, तो उस तरीके से हम जो है इस बार काफी प्रभावी ढंग से चीजों को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। तो जी, हमें सावधानी रखने के बावजूद भी अगर किसी कारणवश अगर ये संक्रमण हो जाता है तो हमें बिल्कुल पैनिक सिचुएशन नहीं करनी है। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी कर रखी है, अपने आप को आइसोलेट करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए, अपने आसपास के लोगों को जितनी जल्द से जल्द हो सके उन्हें सावधान कर दीजिए कि कृपया इस लोकेशन पे यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव है, आप हमसे दूरी बनाए रखें। मैं अपने एहतियात रख रहा हूँ, मैं आइसोलेट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट को जितनी जल्दी से जल्द हो सके आप उनके हेल्पलाइन नंबर पे उनको इत्तला करें। और गवर्नमेंट ने डोर टू डोर कोविड के लिए जो बेस्ट पॉसिबल गाइडलाइन है, अगर लगता है कि उन्हें होम आइसोलेट करके आपको ठीक किया जा सकता है तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। वो आपको घर पे ही आके दवाइयाँ आपके घर के पास ही आपको दवाइयाँ प्रोवाइड कर देंगे। और किसी भी वक्त अगर आपको लगता है कि नहीं ये संक्रमण मेरा बढ़ रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मेरा बुखार नहीं रुक रहा है, तो सरकार के पास इस समय खास करके लखनऊ में काफ़ी सारे बेड्स अवेलेबल हैं। हमारी मशीनरी, हमारे पास वेंटिलेटर, सब कुछ अवेलेबल है। डॉक्टर्स की टीम पूरी तरीके से तैयार है। इस बार हम कोरोना को उस तरीके से नहीं फैलने देंगे जो प्रथम चरण में हुआ था। बिल्कुल, इसलिए हमारी तैयारी पूरी है। लेकिन हमारा फिर से एक अनुरोध है, सबसे पूरी जनता से हमारा एक निवेदन है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्र में जाके इस वैक्सीन का लाभ लें। ठीक डॉक्टर साहब, सोशल डिस्टेंसिंग। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी, इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अवनीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की अगर हम बात की जाए तो केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन सरकार ने बहुत हद तक इसे कंट्रोल भी किया है और लगातार जो इम्प्लीमेंट जिसे कहा जाता है, अधिकारियों ने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करवाया है जनता से, चाहे वो मास्क की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, ज्यादा गैदरिंग की बात हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और दूसरी तरफ आप देखिए होली का त्योहार है। चुनौती तो है, चुनौतियां आती हैं और हर बार हम उन चुनौतियों को पार भी पाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।